हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम इस क्लास में इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी आपके सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट कैरीज 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से बेटा 12 मार्क्स जो हैं वो फाइल के होते हैं और 8 मार्क्स जो हैं वो वाइवा क्वेश्चंस के होते हैं, जो आपसे बाहर के एक्सटर्नल्स आते हैं और आपसे पुट करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ज़्यादातर वो लोग जो होते हैं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, जो आपने टॉपिक पे फाइल प्रिपेयर करी होती है। ठीक है, बट लेकिन इकोनॉमिक्स में भी कहीं से भी हो सकता है, कुछ भी जो आपसे पूछा जा सकता है। जो ये 12 मार्क फाइल के हैं, ये ऐसे नहीं कि आपने फाइल बनाई और आपको इस पर पूरे 12 मार्क्स मिलते हैं। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपने सबसे पहले टॉपिक क्या लिया है। ठीक है, रिलेवेंस ऑफ टॉपिक ये 3 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद फिर जब आप स्टडी करते हो, रिसर्च वर्क करते हो और आपने फ़ाइल को जब आप तैयार करते हो, तो जो आपका नॉलेज लेवल है उसके 6 मार्क्स होते हैं उस फाइल में जो आपने किया काम। उसके बाद फिर आपने फ़ाइल जो बनाई उसको आपने प्रेजेंट कैसे किया है। इट मीन्स उसको कितना अच्छे से बनाया है, कितना नीट एंड क्लीन बनाया है। थोड़ा सा डेकोरेट करना भी ज़रूरी होता है। ये तो है नहीं बिल्कुल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन से लिख के बना देंगे। तो ये भी 3 मार्क्स, प्रेजेंटेशन भी 3 मार्क्स कैरी करता है। तो इस तरह से ये 12 मार्क्स फाइल के बनते हैं और उसके बाद वाइवा क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होता है। तो आज हम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं बहुत इजीली और अच्छे से। ठीक है, वो सबसे पहले आपका जो पेज रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट का। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट का, और कोशिश करिए कि ये इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है कोशिश करिए कि फ्रंट पेज पे इसका टॉपिक भी आए। ठीक है, अगर नहीं आता तो फ्रंट पेज पे सिर्फ आप इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लिखिए। फ्रंट पेज के बाद आप नेक्स्ट पेज पे अपना टॉपिक बताएंगे कि आपका टॉपिक क्या है। जैसे मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं इसके ऊपर आपको डिस्कशन कर रहे हैं और मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी कि किस तरह से फाइल प्रिपेयर करनी है। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपका फिर सेकेंड पेज रहेगा, ताकि एग्जामिनर जब आपकी फ़ाइल ले तो वो खोलते ही उनको पता चल जाए कि आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, टॉपिक लेने के बाद, ये लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप अपना स्टूडेंट प्रोफाइल देंगे, जहाँ पर आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अपनी रोल नंबर को फ़िलहाल आप ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि वो तो बोर्ड रोल नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके नीचे कॉर्नर पे आप चाहें तो एक जगह सबमिटेड टू आपकी मैम का नाम और एक बार सबमिटेड बाय कि आपको आपका अपना नाम कि आप कैसे उसको सबमिट कर रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट प्रोफाइल का पेज बनेगा। ठीक है, ये पेज हो गया 3rd नंबर पे। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, उसको नीट एंड क्लियर टॉपिक के साथ एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे कि किस तरह से आपके टीचर ने आपकी हेल्प करी इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट पेज आप लगाएंगे वो सर्टिफिकेट का। इसमें सर्टिफिकेट में जो है या तो स्कूल ही प्रोवाइड कर देते हैं या बच्चे हैंड रिटन भी लेते हैं, ये डिपेंड्स ऑन स्कूल कि आप किस तरीके से सर्टिफिकेट का पेज बना रहे हैं। तो इसके बाद आपका इंडेक्स आता है। ये सबसे आपका मेन पेज है जहाँ पर आप सारे टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इंडेक्स में जो टॉपिक हैं वो क्या हैं और उनके साथ उनका पेज नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, टॉपिक, देन पेज नंबर, उसके बाद रिमार्क एंड टीचर सिग्नेचर का कॉलम बनेगा। सारे टॉपिक लिखने के बाद पेज नंबर अभी नहीं डालेंगे, जब आप पूरी फाइल प्रिपेयर कर लेंगे देन पेज नंबर आप देंगे। फिर उस टॉपिक के आगे कहाँ से कहाँ तक आपका वो टॉपिक रहा वो पेज नंबर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद जब आपका टॉपिक शुरू होता है तो आप टॉपिक कोई भी लें बच्चों, आप सबसे पहला पेज उसका इंट्रो लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का, कि आप बताएंगे कि वो टॉपिक में आप क्या बताने वाले हैं, वो टॉपिक है किस, टॉपिक जिस चीज़ के ऊपर है उसका इंट्रो देना, उसमें बताना। जैसे हमने यहाँ पर टॉपिक लिया कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मैं इससे पहले थोड़ा सा ब्रिटिश का रूल बताऊंगी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रूल कब स्टार्ट किया। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, वहाँ के बाद से ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई थी और उन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में मैंने बताना है, कलोनियलिज्म क्या होता है मैंने इंट्रो में ये बताया हुआ है। ठीक है, बच्चों को मैंने बताया। तो इस तरह से आप ये इंट्रो देंगे जो 1.5 पेज का हो सकता है। ठीक है, वो इंट्रो में आपने सब बता दिया कि किस तरह से उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी अडॉप्ट करी और कैसे हमारी सिचुएशन रही, इंडिया की हो गई थी। तो ये सब डिस्क्राइब करने के बाद अब हम चलेंगे, हमारा जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय हमारा। तो उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करा है वो कलोनियलिज्म करा है। कलोनियलिज्म होता क्या है, कलोनियल इकोनॉमी रेफर्स क्या होता है, वो पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें वन जो होती है वो रूल करती है दूसरी कंट्री के ऊपर।
उसको हम कलोनलिज्म बोलते हैं। तो कलोनलिज्म में किस तरह से उन्होंने हमारे इंडिया को इफ़ेक्ट किया था, हमारे अलग अलग सेक्टर्स को इफ़ेक्ट किया था। एग्रीकल्चर को शॉर्ट में बताना है, इंडस्ट्री को शॉर्ट में बताना है, हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट रहा हमें वो बताना है। तो ये कलोनलिज्म को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम जो ये टॉपिक हमने इसमें लिया, अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने डिस्कस करना है जो, तो उसमें हम सारा का सारा बताएंगे डाटा के साथ। आपकी बुक्स में भी मिलेगा आपको ये डाटा, एनसीईआरटी की बुक में, कि किस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, 1947, फिर वो प्रोडक्शन हमारा 1947 का, फिर उसके कंपैरिजन में आज के ईयर का 16-17 लें या 17-18 लें, जो आपको बुक्स में अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को बताते हुए एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह से एक्सप्लेन करने के बाद अब एग्रीकल्चर का टॉपिक बता दिया कि ये क्या है। अब इसका बैकवर्ड होने का और स्टैग्नेंट होने का, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिशर्स थे या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947, तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कितना बैकवर्ड और स्टैग्नेशन था। उसके आपने रीजंस बताने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, कि किस तरह से इसके क्या कॉजेज़ थे। लैंड जो लो प्रोडक्शन था, लो प्रोडक्टिविटी थी, हमारा जो अनसर्टेनिटी थी, हाई डिग्री थी, वो बहुत ज़्यादा लेवल की थी एग्रीकल्चर को लेके। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो किसान थे वो ज़्यादातर सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ही करना पसंद करते थे, वीट, राइस वगैरह का। और जो उनके पास जो लैंड होल्डिंग थी वो स्मॉल थी, फ्रेगमेंटेड थी। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक हमने बताने हैं। और लैंड टेन्योर सिस्टम जो ब्रिटिश राज के टाइम था, जिसमें ज़मींदारी सिस्टम को आप एक्सप्लेन करें, रैयतवाड़ी को करें, महालवाड़ी को करें। ठीक है, ये जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस के आप रीजंस बताएंगे सारे के सारे, कि ये क्या क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था। उसके बाद अब हमने जो ये सिस्टम पढ़े थे, अब हम वन बाय वन इन सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे कि ज़मींदारी सिस्टम एक्चुअल था क्या, कौन किसने दिया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था ये, ठीक है, 1793 में। तो इस तरह से आप बताएंगे कि इसमें क्या था, वो सारा का सारा डिटेल एक्सप्लेन करना है। देन हम उसके बाद ज़मींदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के बाद हम इसमें जो बताएंगे वो है उसके इफ़ेक्ट्स कैसे रहे, उसकी कॉन्सिक्वेंसीज़ क्या रही। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से उसकी कॉन्सिक्वेंसीज़ रही, कैसे उसके एडवांटेजेस जो थे वो उस कंपनी के लिए थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए थे, और क्या उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो उसके लिए थे, कैसे थे बेनिफिट्स, वो आप इसमें बताएं। तो इस तरह से ज़मींदारी सिस्टम पूरा एक्सप्लेन होने के बाद हम नेक्स्ट सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ महालवाड़ी। महालवाड़ी सिस्टम के बारे में बताएंगे, ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, इसमें इन सिस्टम में क्या बताया था। ठीक है, महालवाड़ी के बाद देन वी एक्सप्लेन रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसमें भी हम विद पिक्चर के ये सिस्टम किसने दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर, और कब दिया था, 1820 में, और इस सिस्टम में क्या था, इसके क्या ड्रॉबैक थे, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद हमारे सिस्टम के बाद अब हम चलेंगे आगे। अब आगे आप बताएंगे कि एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन में ये क्या था, कि फोर्स टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर फोर्स किया था कि आप कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो। कमर्शियल क्रॉप मीन्स जो कैश क्रॉप्स होती हैं, लाइक इंडिगो, कॉटन, जूट। ठीक है, किसके जगह पर, सब्सिस्टेंस क्रॉप की जगह पर, लाइक राइस और वीट की जगह पर, क्या रीज़न थे उसके पीछे, वो बताना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रूरल इंडेप्थनेस। आप ये बताएंगे कि किस तरह से जो हमारा रूरल एरिया था, गाँव थे, वो कैसे डेप्थ में फंसे हुए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेन इसका रीज़न था एग्रीकल्चर का बैकवर्ड होने का, रेनफॉल एंड फेमाइंस, क्योंकि इनको लेकर कुछ भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बना हुआ सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। बंगाल फेमाइन को इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो उस टाइम का बहुत बड़ा फेमाइन था। ठीक है, आप उसको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी स्टार्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो मैंने कलोनियलिज्म में आपको बताया। तो इसके बाद अब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ऐसे हाईलाइटेड एक पेज बनाएंगे और पेज के बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक से आप इसकी डिटेल को शुरू करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिटेल बताएंगे, पॉलिसीज़ ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बताएंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप बताएंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रक्ट करा था। इस टाइम पे फिर कितने सारे किसान थे जिन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप इसमें बताएंगे इंडस्ट्री के केस में। और उसके बाद किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारा हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया था।
उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अपना अडॉप्ट करी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, या प्रिंसली कोर्ट्स जो थे, राजा नवाब वगैरह होते थे, उनको ख़त्म कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट का कंपटीशन कर दिया था मैन मेड गुड्स से। तो इस तरह से आप ये सारा का सारा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। और ये बताते हुए उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट में किस तरह से फिर इंडिया ने डेवलपमेंट करी। ठीक है, किस तरह से ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बारे में 1907 में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आप ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दें। जूट इंडस्ट्री के बारे में दें। ठीक है, कॉटन मिल की ग्रोथ कैसे हुई, इसके बारे में आप डिस्कशन करें। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा बताने के बाद हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब हम फॉरेन ट्रेड और उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें आप बताएंगे कि फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया का कैसा था, किस तरह से इंडिया का फॉरेन ट्रेड अगर था भी सही, अच्छा भी था, तो उससे जो इनकम होती थी, ठीक है, जिसमें आपने वो पढ़ा होगा अपने फर्स्ट चैप्टर में, आपने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला टॉपिक। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या था कि जो भी हमारे यहाँ पर इनकम होती थी, ब्रिटिशर्स उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। तो किस तरह से उन्होंने हमारी वेल्थ को ख़त्म किया था। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे फॉरेन, इसका ट्रेंड पे चलते हैं। ट्रेंड में थोड़ा सा आप टेबल को भी डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट कैसा था हमारा, इंपोर्ट कैसा था। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा था, और किस तरह से फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली टॉपिक के बाद, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे सारा फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड के बाद अब हम चलेंगे अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हमने सारा का सारा अच्छा, अगर आप चाहें तो फॉरेन ट्रेड में सुएज़ कैनल को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी आप पूरा एक पेज बना सकते हैं। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अब हम सारा अपना बताएंगे कि हमारा किस तरह से हमारे यहाँ पर डेथ रेट कैसा था, बर्थ रेट कैसा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा था, लिटरेसी रेट कैसा रहा। ठीक है, कैसे ये सब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में एक्सप्लेन करेंगे। तो और सारा कुछ बताने के बाद कि बर्थ रेट और डेथ रेट कितना ज़्यादा था, तो ये सारा का सारा जो है हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पैरामीटर्स में एक्सप्लेन करना है। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने के बाद हम लास्ट उस पे आएंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारा एग्रीकल्चर भी आएगा, इंडस्ट्री भी आएगा उसके अंदर, कि कितना पोर्शन हमारे पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, कितना हमारा जो था इंडस्ट्री पे डिपेंड था। तो ये ईयर के साथ आप बताएं, बेटर होगा ईयर के साथ आप बताएं कि किस किस साल में कितना कितना। ठीक है, जैसे अगर आप चाहें तो 1991 का बता सकते हैं, 1901 का बता सकते हैं, 1951 का बता सकते हैं। जो डाटा आपको बुक्स में इजीली अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, और एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है कि किस तरह से हमारा जो था वो एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, वो सब बताने के बाद लास्ट में आप ये थोड़ा सा इसका एक डाटा सा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने ये जूम करके आपको दिखाया है कि हमारा जो डाटा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर में कितने थे, एग्रीकल्चर लेबर कितने थे, एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी कामों में लाइक फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, प्लांटेशन में कितने लोग थे। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 72.7% जो था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। देन वी एक्सप्लेन द सेकेंडरी सेक्टर, फिर हम सेकेंडरी सेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। देन टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर इन सब का डाटा हम क्लियर करेंगे इसमें कि किस तरह से कौन सा सेक्टर में किसका कितना कितना कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक और जो बहुत ज़रूरी है आपको इसमें बताना, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, ये आप अच्छे से जानते हैं, ने इन्हें इनके बारे में जो बताया था उसमें आप सब बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने पॉवर्टी लाइन को एक्सप्लेन किया, पॉवर्टी को बताया, पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करा, ये समझाया। ठीक है, तो आप नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक के ऊपर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक चेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आए, सोशल चेंजेस किस तरह के आए। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स ने, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे एक हमारे लिए पॉजिटिव जो काम किया था दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। आपको पता है उस टाइम रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने किया, ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था हमारी इकोनॉमी के ऊपर। वो बात अलग है कि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए किया था, बट ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उसका हमें आज बहुत बेनिफिट है। किस तरह से उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट में, किस तरह से उन्होंने पोर्ट्स में,
तो जो जो उन्होंने काम किए सोशल और इकोनॉमिक आप दोनों तरह के बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आप चाहें तो रेलवे को अलग से डिस्क्राइब करें बहुत अच्छे से, ठीक है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताएं। रोड्स के केस में कैसे उनका कंट्रीब्यूशन रहा ईयर के अकॉर्डिंग बताएंगे आप, कम्युनिकेशन में बताएंगे, ठीक है। और देन लास्ट में आप इस फाइल का टोटली कंक्लूजन देंगे कि आपने इस फाइल के अंदर वाटर वे भी बताएं क्या आपने बनाया और क्या कंक्लूजन निकाला कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, हमारी नेशनल इनकम बहुत कम थी, हम डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे, जबकि हमारा उसका मेथड बहुत ट्रेडिशनल था, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो ये सब इसका एक समरी, ठीक है, सबको लेते हुए आपने एक समरी बतानी है, कंक्लूजन बताना है। और कंक्लूजन के बाद आप जो लास्ट पेज देंगे दैट इज़ बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी जो है वो आपने ज़रूर बताना है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर आके आपके प्रोजेक्ट का एंड हो जाएगा और प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। और इस तरह से कि डेकोरेशन भी आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, बताए हैं, ये लिखे हुए हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक पर आप इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आजकल का लेटेस्ट टॉपिक ये जो बहुत अच्छा है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 सोशल एंड इकोनॉमिक, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट आप डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। MSME पर किस तरह से मोदी जी ने अभी आत्मनिर्भर भारत में इसमें चेंजेस बताए, आप वो टॉपिक ले सकते हैं। फॉरेन ट्रेड बता सकते हैं, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, MG नरेगा का टॉपिक ले सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है प्रोजेक्ट के लिए। सेम ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट और इंडियाज़ इकोनॉमी, ये तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। US चाइना ट्रेड वॉर आप ले सकते हैं टॉपिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, तो ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक बन सकता है। इसमें आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह से इंडिया जो है आज कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट में है, चाहे पॉवर्टी में है, चाहे ह्यूमन कैपिटल को लेके है, ठीक है। तो आप ये टॉपिक भी ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे ले सकते हैं, GST का इम्पैक्ट ले सकते हैं, इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें मैंने आज आपके साथ जो डिस्कस किया वो था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्लास में मैं किसी और टॉपिक के साथ मे बी मैक्रो का ले लेंगे, हम मैक्रो के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे इस प्रोजेक्ट में कि किस तरह से आप फाइल में प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर ओके।